प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हम जो है बात कर रहे हैं पहले भाग के पहले अध्याय की। ठीक है ना। उसमें हम लोग जो है पहला भाग आपका चल रहा है, पहली बुक फिजिक्स की चल रही है बेटा, जिसमें हम पहली इकाई पढ़ रहे हैं जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर वैद्युतिकी बेटा नाम है किसका? इकाई का। और जो चैप्टर का नाम है बेटा वो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है बेटा, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये आपका चैप्टर पहला है पहले भाग का। तो आप सभी का, सभी साथियों का, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल OEE एकेडमी में। तो आज बेटा ये दूसरी क्लास है, इसमें आज हम आगे बात करेंगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो आज बात करेंगे वो हम लोग बात करने वाले हैं बेटा निर्वात की वैद्युतशीलता का आंकिक मान तथा मात्रक। निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 से इसको व्यक्त करते हैं। एप्सिलॉन 0 से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। तो आज हमें इसी का मात्रक पढ़ना है और इसका आंकिक मान पढ़ना है और इसका हमें जो है मात्रक पढ़ना है। ठीक है बेटा। और साथ ही साथ हम इसका बेटा विमीय सूत्र भी पढ़ेंगे, या विमीय सूत्र। ठीक है, इसका विमीय सूत्र भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक रिलेशन लिखता हूं जिससे कि आप इसका मान बता सकते हैं। वो रिलेशन है बेटा ये आपने पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। इस पूरे का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ 9। ठीक है। आपने कूलाम का नियम पढ़ा था, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R²। अगर मैं यहाँ से एप्सिलॉन 0 को बेटा यहाँ से हटा करके पहुँचा दूँ इस साइड में और F को ले आऊँ इसकी जगह पर, भाग की संख्या गुणा में चली जाती है और गुणा की संख्या भाग में आ जाती है। 1/4 पाई और F आ जाएगा और Q1 Q2 अपॉन R²। अगर हम इसका मात्रक लिखें, अभी आंकिक मान की बात करेंगे, यहाँ से हम इसका मात्रक लिख सकते हैं। मात्रक आ जाएगा, ऊपर कौन है? आवेश, और ये भी आवेश। आवेश का मात्रक कूलाम और कूलाम, दोनों का कूलाम इंटू कूलाम हो जाएगा बेटा। और कांस्टेंट वैल्यू है 1/4 पाई। कांस्टेंट का यहाँ पर कोई मात्रक नहीं होता है, बल का मात्रक लिखेंगे फिर F का, और F का मात्रक होता है बेटा न्यूटन। शॉर्ट में N बना देते हैं, न्यूटन का N। R क्या है? दूरी, और दूरी का होता है, दूरी यानी कि लंबाई, लंबाई का होता है बेटा मीटर। दूरी पर स्क्वायर है तो मीटर पर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो मात्रक आ जाएगा कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है। यहीं से हम इसका विमीय सूत्र भी लिख सकते हैं। का जो विमीय सूत्र होगा बेटा वो होगा आवेश का मात्रा, आवेश का विमीय सूत्र आपने पढ़ा AT, और इस पर वर्ग लग रहा है तो इन पर भी 2 घातें आएंगी। और न्यूटन यानी बल का विमीय सूत्र होता है MLT-2, और लंबाई का विमीय सूत्र होता है L। लंबाई का होता है L और लंबाई पर वर्ग लगा हुआ है बेटा, तो इस पर 2 घातें आ जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो इसको सॉल्व करेंगे तो m की एक पावर है, इसको मैं ऊपर लेकर के जाऊंगा तो m की पावर -1 हो जाएगी। l की पावर यहाँ पर 1 ये है और 2 ये है, तो 3 पावर हो जाएंगी। प्लस की ऊपर लेकर के जाएंगे तो माइनस की 3 पावर हो जाएंगी। ठीक है। t की घात यहाँ पर -2 है, ऊपर लेकर के जाएंगे प्लस की 2 हो जाएंगी बेटा। घातों को, घातांक का नियम कहता है घातों को अंश से हर में करने पर और हर से अंश में ले जाने पर घातों के चिन्ह बदल जाते हैं। तो नीचे वाले को हर बोलते हैं, हर से हम ऊपर लेकर के जा रहे हैं तो घात ये माइनस की है
तो ये प्लस की हो जाएगी और प्लस की 2 पहले से हैं, तो टी की घात बेटा 4 हो जाएगी, टी की विमा 4 हो जाएगी और ए की विमा 2 है पहले से ही। ये इसके लिखने का तरीका होता है एम एल टी ए, पहले एम आना चाहिए फिर एल फिर टी फिर ए, इसके ये क्रम है इसका। बाकी ये इसके ऊपर जो घातें लगी हुई हैं इनको बोलते हैं विमा। तो ये हो गया इसका ओवरऑल विमीय सूत्र। ये क्या हो गया बेटा इसका विमीय सूत्र, विमीय सूत्र हो गया बेटा इसका। ठीक है, ध्यान रहेगा m-1 l-3 T4a2, ये इसका विमीय सूत्र है। अब बात करते हैं इसके आंकिक मान की बेटा। देखिए इसके नीचे मैं 1 ले लेता हूँ, जैसे ही मैं इसको ऐसे करके पलटूंगा 1 को नीचे और 4 पाई एप्सिलॉन 0 को ऊपर लेकर के जाऊंगा तो नीचे आ जाएगा 1 इक्वल में, ऐसे ही ये भी पलट जाएगी, जब इसको पलटूंगा 1 ऊपर और ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी 1/9 इंटू 10⁹9। हमें सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन का मान चाहिए, सिर्फ और सिर्फ किसका मान चाहिए, हमें एप्सिलॉन 0 का मान चाहिए। तो ये आ जाएगा, ये जो 4 पाई है इसके पास में, इस 4 पाई को भेज देंगे इस तरफ नीचे, तो ये आ जाएगा 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹9। पाई का वैल्यू आप लोग जानते हैं बेटा, पाई का वैल्यू होता है 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁹9। ठीक है, मात्रक आप यहाँ से लिखते हुए चल सकते हैं या लास्ट में हम लोग इसका मात्रक लिख देंगे। ठीक है, करिए बेटा इसको सॉल्व। अब इसको सॉल्व करना है हमको, किस तरीके से सॉल्व इसको हम कर सकते हैं वो देखें जरा। ये इनका करेंगे हम मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 1 कैरी हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 1 5 और 4 3 जा 12। 2 नंबर के बाद बेटा पॉइंट है, ठीक है, और इंटू 9 इंटू 10⁹9। देन हम इसका अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 6 जा 9 6 जा हो जाएगा आपका 54, 5 कैरी, और 9 5 जा 45 और 5 50, 5 कैरी फिर से, और 9 2 जा 18, 18 और 5 23, 2 कैरी हो जाएगा, 9 1 जा 9 और 2 11। ठीक है, 2 नंबर के बाद में बेटा पॉइंट है, ये रहा, ये पॉइंट आ गया, इंटू 10⁻ कितना है 9। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन के लिए एक और पर्दा मैं आपके सामने ले लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है ना। अब देखिए जरा, इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं यहाँ के बाद। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इस वैल्यू को उसी पर लिख लेंगे। ये वैल्यू आ रही थी 1/1113.4 इंटू 10⁻9। एक बार फिर से देख लेते हैं, 113.04 है बेटा, 04, ठीक है ना। कितनी है यहाँ पर 04.04 इंटू 10⁻9। ठीक है, अब इसका हम 1 में डिवाइड करेंगे, एग्जैक्टली वैल्यू निकालनी है ना हमें, 113.04। ठीक है, इसका इसमें हम 1 में डिवाइड करेंगे तो 1 में तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगा करके इसमें एक 0 बढ़ा देंगे, अभी भी नहीं जाएगा, एक और पॉइंट एक 0 बढ़ा करके एक और 0 बढ़ जाएगी, यहाँ 100 में भी नहीं जाएगा इसका। अब इससे कर देंगे एक और 0 बढ़ाने के बाद। अब कितना हो जाएगा बेटा ये, अब आपका हो जाएगा इसका 8 टाइम करेंगे इसका मल्टीप्लाई इसमें, 8 4 जा 32, 3 कैरी आ जाएगा, 8 का 3 में करें, 8 का 0 में करेंगे तो 3 टाइम, ठीक है ना। और 8 नहीं, 8 का 0 में करेंगे 0, 3 कैरी का था वो जुड़ गया इसमें, और 8 3 जा 24, ठीक है, 2 कैरी हो जाएगा, 8 1 जा 8 और 2 10 हो जाएगा, 1 कैरी, 8 1 जा 8 और 1 9, और 2 नंबर के बाद बेटा पॉइंट है, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, अब देन इसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। इसके पीछे पॉइंट लगा करके 2 नंबर आप पीछे मान सकते हैं, और 1000.00 में से
90432 को कर देंगे माइनस, जो कि आ जाएगा 8787, और इसका डिवाइड करेंगे, सॉरी इसको माइनस करेंगे अब इसमें से, 9 में से 5, यहाँ पर 9 और ये 0, 95.78 इस तरीके से, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, इसी पॉइंट से फिर 0 बढ़ा लेंगे इसमें, फिर से ये 8 टाइम चला जाएगा, कितना 904.732, ठीक है। इसको माइनस करेंगे फिर से, ये 641 पॉइंट से फिर 0 लेंगे, ऐसे ही करके बेटा इसको करते जाएंगे ना आगे भी, तो आगे भी कई स्टेप्स आएंगे, तो मैं इसको लास्ट टाइम कर देता हूँ इतना। तो बेटा देखना ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.00885, पावर नीचे है ऊपर ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा बेटा, 9 पावर माइनस की हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं इस पॉइंट को इस साइड लेकर के जाता हूँ, 1 2 3, देखो बेटा कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर अगर उसके साथ में पावर लिखी हुई होती है तो उसको हम मानक रूप में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? मानक रूप में। आपने 7th में पढ़ा होगा कि जैसे अगर हमारे पास में कोई नंबर इस तरीके से एक बड़ा नंबर और इसके पीछे बेटा 7 पावर लगी हुई है, या इसको हम पावर्स की फॉर्म में रिड्यूस करना चाहते हैं, तो नंबर जो सिंगल लिखा हुआ रहता है उसके लास्ट में अपन लोग क्या मान सकते हैं? पॉइंट मान सकते हैं। अभी भी ये नंबर यही का यही है, तो इसके लास्ट में अपन 0.0 करके मान सकते हैं। तो बेटा अगर मैं इस पॉइंट को फिर जब मैं इसको मानक रूप में बदल रहा हूँ तो पॉइंट को मैं लेकर के आऊँगा ऐसे नंबर के आगे जहाँ से कि ये पूरा नंबर 1 से लेकर 10 के बीच में आ जाए, 1 से 10 के बीच में आ जाए ये नंबर। तो ये पॉइंट बजाय यहाँ के अगर यहाँ होता, यानी कि ये होता 3.586, तो ये नंबर अब मेरा 1 से 10 के बीच में है, तो यानी कि मेरे को इस पॉइंट को 3 नंबर कहाँ लाना है? बाईं तरफ लाना है। जब भी आप पॉइंट को बाईं तरफ शिफ्ट करें बेटा, जितने नंबर शिफ्ट करें उतनी ही पावर आप काहे की रख दें? प्लस की रख दें। बाईं तरफ अगर शिफ्ट कर रहे हैं तो प्लस की पावर रख दें, और दाईं तरफ अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं तो पावर माइनस की रख दें। तो बेटा 7 पहले से थी, 3 और आ जाएंगी +3, तो ये नंबर हम लिख सकते हैं 3.586 इंटू 10⁻10। ये इसका मानक रूप हो गया बेटा। 7th क्लास में हम लोग सीखते थे मैथमेटिक्स के अंदर। अब मैं इस पॉइंट को, क्योंकि मुझे मानक रूप में लिखना है नंबर, तो मैं इस पॉइंट को ऐसी जगह पर लेकर के जाऊंगा जिससे कि ये नंबर किसके बीच में आ जाए? 1 से 10 के बीच में आ जाए। तो इस पॉइंट को मैं 1 2 3 नंबर, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 8.85 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, ऐसे मैं इसको लिख देता हूँ, तो ये नंबर मेरा 1 से 10 के बीच में आ गया है। तो लेकिन मैं 1 से 10 के बीच में ले तो गया इसको, लेकिन मैंने कितने नंबर आगे पॉइंट को ले गया? यहाँ से मैंने पॉइंट यहाँ लगा दिया, 3 नंबर आगे ले गया, वो भी दाईं तरफ। बाईं तरफ लेकर के जाते हैं तो प्लस की पावर आती है, दाईं तरफ लेकर के जाते हैं तो माइनस की पावर आती है, तो 3 नंबर माइनस के और आ जाएंगे बेटा। तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻9, और -3 को ऐड हो जाएगा बेटा, -12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -12 हो जाएगा, ये -12, ठीक है। ये इसका बेटा वैल्यू हो गया। ये आंकिक मान होता है निर्वात की वैद्युतशीलता का, और ये हमेशा के लिए कांस्टेंट है। अब आप इसको याद कर लेंगे। और इसका मात्रक अभी हम लोगों ने लिखा, मात्रक ये रहा बेटा, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। पीछे मात्रक लिख देंगे, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये इसके मात्रक सहित इसका बेटा आंकिक मान हो गया। तो आप इसको नोट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। पहले ये वाला पोर्शन नोट करेंगे, इसके बाद इस वाले पोर्शन को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसके बाद में? अगला टॉपिक है बेटा कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप बेटा ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है ये, और अच्छे से इसको तैयार करेंगे बहुत ही बढ़िया ढंग के साथ, ठीक है बेटा। इम्पोर्टेंट है ये एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं कूलाम के नियम की। देखिए आप अच्छे से जानते हैं, अगर मैं इसको 2D के अंदर लेकर के जाऊं बेटा कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक बिंदु आवेश है Q1,
और दूसरा बिंदु आवेश है Q2। एक बिंदु आवेश है Q1, दूसरा है Q2। ठीक है, इसको, इस रेखा को क्या बोलते हैं बेटा? हम इस जगह को बोलते हैं मूल बिंदु। इसको बोलते हैं मूल बिंदु O। मूल बिंदु O, जो कि रेफरेंस फ्रेम का एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। इसी के सापेक्ष सभी दूरियां नापी जाती हैं। निर्देशांक फ्रेम जो होता है, निर्देशांक फ्रेम का ये एक निश्चित बिंदु होता है जहां से सभी बिंदुओं की, सभी वस्तुओं की दूरियां नापी जाती हैं। ठीक है ना? तो अब बेटा यहाँ से मान लीजिए जो Q1 हमारा जो वो है आवेश, इसका जो स्थिति सदिश है वो है बेटा R1, इससे इसकी डायरेक्शन की तरफ ऐसे। और जो Q2 है इसका स्थिति सदिश है बेटा R2। कौन है? R2। इनके ये स्थिति सदिश हो गए। ठीक है, इसका अब हमें वेक्टर फॉर्म लिखना है। अब ये दोनों के दोनों एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। अगर ये समान प्रकृति के हैं तो ये आप प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को, और अगर ये विपरीत प्रकृति के हैं तो दोनों के दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे एक बल के द्वारा। ठीक है, तो आप समझें पहले कूलाम के नियम के द्वारा जो है इसका जो हम सदिश रूप लिख रहे हैं वो क्या होगा। सदिश में देखो एक कॉमन सी बात है, छोटी सी बात, पहले उसे समझ लो आप। वो क्या होती है? वो है बेटा ये कि इसके अंदर, सदिश के अंदर दो बातें होती हैं बेटा। सदिश के अंदर कितनी बातें होती हैं? दो। एक तो होता है बेटा परिमाण। क्या होता है बेटा? एक परिमाण होता है, प्लस एक होती है बेटा दिशा। एक होती है दिशा। जिन राशियों के अंदर ये दो चीजें होती हैं वो सब क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे कि अगर मेरे पास में कोई एक सदिश है A, तो इसके अंदर दो बातें होंगी। इस A का एक तो परिमाण होगा, परिमाण को मॉडल लगा के दिखा देते हैं। एक होगी इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन को हम एक ऐसे सदिश के द्वारा दिखाते हैं, जैसे कि कैप लगा करके दिखा देते हैं, जिससे कि हमें ये पता चलता है ये एकांक सदिश है। और एकांक सदिश का काम केवल बेटा, केवल और केवल दिशा को व्यक्त करना होता है। ठीक है ना? तो देखो आपके सामने परिमाण आ गया बेटा और दिशा आ गई। परिमाण आ गया और दिशा आ गई। इसी प्रकार से अगर मैं आपके सामने कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखना चाहूँ, तो सदिश रूप के लिए अगर मैं F वेक्टर करके लिखना चाहूँ तो यह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 एंड अपॉन R स्क्वायर। ये तो हो गया इसका परिमाण। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का परिमाण क्या होता था? दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इसका सूत्र होता है। तो ये तो हो गया परिमाण। अब हमें चाहिए बेटा डायरेक्शन। इन दोनों के बीच की डायरेक्शन चाहिए अब हमें। तो मान लीजिए इनसे इनके बीच के जो सदिश है वो होगा, मान लीजिए R। क्या होगा इन दोनों के बीच में? R। तो मैं इसको कैसे शो ऑफ करूंगा बेटा? R कैप करके। ये परिमाण हो गया और ये इसकी दिशा हो गई। दिशा इन द सेंस Q1 से Q2 की तरफ, या Q2 से Q1 की तरफ, या फिर दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं या दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो उस केस में इसकी डायरेक्शन इसकी तरफ, इसकी डायरेक्शन इसकी तरफ, इस तरीके से डायरेक्शंस निकलेंगी। ठीक है ना? तो हम बात कर रहे हैं बेटा इसकी सदिश रूप की। तो सदिश रूप के लिए परिमाण लिखेंगे और परिमाण के साथ साथ क्या लिखेंगे? दिशा। तो इन दोनों के बीच में या तो इस डायरेक्शन में लग रहा है या इस डायरेक्शन में लग रहा है। इस तरीके से हम बल को मान लेते हैं। अब बेटा जो इकाई सदिश होता है ना, इकाई सदिश होता है वो लिखा जाता है इस तरीके से कि वेक्टर और वेक्टर का परिमाण। क्योंकि अभी अभी मैंने बताया ना आपको कैसे निकलता है। कोई भी सदिश होगा उसको दो तरीके से लिखेंगे हम। पहले सदिश का परिमाण और साथ में उस सदिश की दिशा। ठीक है? अब मेरे को इसका चाहिए सर क्या? डायरेक्शन चाहिए। सिर्फ डायरेक्शन चाहिए। तो मैं इसका क्या कर दूंगा? इसमें डिवाइड। तो डायरेक्शन के लिए R वेक्टर में हो जाएगा R वेक्टर के परिमाण का भाग, जिससे क्या आ गई? ये दिशा आ गई। तो मैंने यही लिखा है बेटा कि R कैप जो होता है वो हमारे लिए क्या होता है? R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का मॉड। ठीक है ना? इस तरीके से। तो इसको तो मैं हटा देता हूँ, ये समझाने के लिए था, आप समझ गए होंगे। ठीक है?
फिर है बेटा, इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा एफ वेक्टर बराबर 1 में ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 यानी Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू, ये आ जाएगा इंटू आर कैप की जगह पर अपन लिख देंगे आर वेक्टर अपॉन, आर वेक्टर का जो परिमाण है उसको हम आर कह सकते हैं, आर इसकी पावर 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड Q1 Q2 अपॉन आर की पावर 2 और ये 1 कितनी हो जाएंगे बेटा 3, और ये हो जाएगा आर वेक्टर। तो यह बेटा कूलाम के नियम का सदिश रूप है। यह कूलाम के नियम का, कूलाम के नियम का सदिश रूप है, सदिश रूप है। ठीक है बेटा, ये है कूलाम के नियम का सदिश रूप, इस तरीके से। ठीक है ना। अच्छा, इसके थ्रू हम एक बात और भी सिद्ध कर सकते हैं, और वो बात क्या है कि ये दोनों के दोनों आवेश एक दूसरे पर समान और विपरीत बल लगाते हैं। अगर ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं ना, तो जितने बल से ये Q1 Q2 को आकर्षित करेगा उतना ही Q2 Q1 को भी उतने ही बल से आकर्षित करेगा। अगर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो जितने बल से Q1 Q2 को प्रतिकर्षित करेगा उतने ही बल से Q2 Q1 को भी प्रतिकर्षित करेगा। हम इस तरीके से मान लेते हैं F12 यानी कि पहले के कारण दूसरे पर बल और दूसरे के कारण पहले पर बल। ठीक है, दोनों बराबर और विपरीत बल लगाते हैं, माइनस चिन्ह जो है वो विपरीत बल को दिखा रहा है। ठीक है बेटा, आप जो है कूलाम के नियम का सदिश रूप यहाँ से पढ़ सकते हैं, और ये बात फैक्चुअल याद रखना जो है। ठीक है ना, ये दोनों के दोनों एक दूसरे पर समान और विपरीत बल लगाते हैं। ठीक है, नोट कर सकते हैं बेटा आप। देन इसके बाद में देखते हैं अपन लोग आगे। आगे है बेटा कि स्थिर वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना और समानताएं। इन दोनों में क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या असमानताएं हैं, इन बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं इनकी, देखते हैं क्या है इनमें समानताएं। दोनों बल, ये बाल कर दिया है जो है, ये बाल नहीं है बेटा, ये बल है। ठीक है ना, ये बाल हो गया है, बाल नहीं है ये क्या है, बल। ठीक है, याद रखेंगे ये क्या है, बल। इस तरीके से कुछ, मैं इसको हटा ही देता हूं यहां से कि ये दिखेगा नहीं आपको। ठीक है, तो देखें जरा, दोनों बल स्थिर वैद्युत और गुरुत्वीय बल संरक्षण एवं केंद्रीय हैं। दोनों के दोनों बल कैसे हैं बेटा, संरक्षण हैं और केंद्रीय हैं, यानी कि सेंट्रिक फोर्स हैं दोनों के दोनों। दूसरा है दोनों बल, ये फिर से यहाँ पर बाल है बेटा, बल है, बाल नहीं है। दोनों बल दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। ठीक है ना, दोनों के दोनों नियम किसका पालन करते हैं बेटा, वर्ग, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का। यानी कि आपने पढ़ा होगा जो वैद्युत बल है वो दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, और गुरुत्वाकर्षण बल भी बेटा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये समानताएं हो गई। अब बेटा बात आएगी असमानताओं की। असमानताएं क्या क्या हैं, असमानताएं सुने। दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों के हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं बेटा। आवेशों के बीच में बल आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी। अगर प्रकृति एक जैसी है तो प्रतिकर्षण का होगा, और अगर प्रकृति कैसी है बेटा, प्रकृति विपरीत है, अगर प्रकृति विपरीत है तो जो है दोनों के दोनों आकर्षण बल लगाते हैं। जबकि गुरुत्वीय बल जो होता है वो केवल बेटा आकर्षण प्रकृति का ही होता है। जैसे कि ये पेन में अगर छोड़ दूं तो ये नीचे गिरेगा बेटा, तो केवल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसको आकर्षित कर सकता है, इसको प्रतिकर्षित नहीं कर सकता है। ठीक है बेटा। दूसरी असमानता क्या है, स्थिर वैद्युत बल माध्यम में आवेश रखे हैं, जिस माध्यम में आवेश रखे हैं, ये मिस्टेक पे मिस्टेक हो गई है, कोई नहीं, ये यहाँ पर क्या है, जिस माध्यम में, ये जी हो गया है, जी नहीं, जिस माध्यम में,
ठीक है। स्थिर वैद्युत बल जिस माध्यम में आवेश रखे हैं उस माध्यम पर निर्भर करते हैं। जो विद्युत बल होता है बेटा, ये उस माध्यम पर निर्भर करता है जिस पर कि ये रखे होते हैं। कल भी आपने पढ़ा था ना, जो है कि F बराबर, जब तक ये निर्वात में था ये था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन जैसे ही बेटा हमने माध्यम रखा था इन दोनों के बीच में, तो ये हो गया था 1/4πε0 गुणा में K आ गया था और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी कि पहले वाले बल का ये K टाइम कम हो जाता है, K भाग रह जाता है बल, ठीक है ना। तो जिस माध्यम में रखा है उस माध्यम पर निर्भर करते हैं, जबकि गुरुत्वीय बल उस माध्यम से स्वतंत्र रहते हैं जिसमें द्रव्यमान रखे जाते हैं। यानी कि गुरुत्वीय बल हमेशा सेम रहेगा, चाहे वो पानी के अंदर हो, चाहे वो निर्वात में हो, और चाहे वो बेटा वायु में हो, ठीक है ना। यानी कि द्रव्यमान कहीं भी रखा हो बेटा, तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान नहीं बदलता है, जबकि विद्युत बल का मान उस माध्यम पर निर्भर करता है जिस माध्यम में आवेश रखे हैं, ठीक है ना। बात एकदम क्लियर है यहाँ तक। आगे हम बढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद आगे है बहुल आवेशों के बीच बल, अथवा इसको हम अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं। बहुल आवेशों के बीच बल, देखिए ऐसे समझिए कि एक आवेश है हमारे पास में बेटा Q, एक बल है, मतलब एक आवेश है हमारे पास में Q, इस पर एक अन्य आवेश Q1 बल लगा रहा है बेटा F1, ठीक है ना। मैं जो सदिश रूप से दिखा रहा हूं इसको। और दूसरा आवेश रखा हुआ है Q2, इसकी दूरी मान लीजिए R1, इसकी मान लीजिए R2, इस तरीके से, है ना। तीसरा एक अन्य आवेश है Q3 जिसकी दूरी है बेटा R3। ऐसे ही है बेटा Q4 जिसकी की स्थिति है R4 दूरी पर ये है, ठीक है। अब ये सब के सब जो हैं आवेश क्या लगा रहे होंगे, इस आवेश पर बल। जो आवेश इस आवेश के बिल्कुल सेम प्रकृति के होंगे, बिल्कुल एक जैसी प्रकृति के होंगे, वो तो इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, और जो इसकी विपरीत प्रकृति के होंगे वो इस पर आकर्षण बल लगाएंगे। तो इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, यानी कुछ आवेश इसको प्रतिकर्षित कर रहे होंगे, कुछ आवेश इसको आकर्षित कर रहे होंगे। तो इस आवेश पर लगने वाला, जो बिंदु O पर रखा हुआ है, इस आवेश पर लगने वाला कुल बल कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा। तो बेटा अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि किसी भी आवेश निकाय में स्थित या किसी भी निकाय में स्थित आवेश पर आवेशों के कारण या आवेश निकाय के कारण लगने वाला कुल बल, यानी अगर हम F नेट की बात करें, कुल बल जो होगा, तो जो अलग अलग आवेश हैं उन अलग अलग आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सबका बेटा सदिश योग कर दीजिए, जितने पर भी ये बल लग रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका Q आवेश पर बल प्राप्त आपको हो जाएगा, ठीक है ना। अगर N आवेश रखे हुए हैं और इस पर N बल लग रहे हैं, तो कुल बल जो लगेगा बेटा, वो सभी आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के किसके बराबर होगा, अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होगा, ठीक है ना। इस आवेश पर जितना बल लगेगा इन आवेशों के कारण, ठीक है ना। तो आप यहां पर कह सकते हैं किसी बिंदु आवेश पर आवेश निकाय के कारण लगने वाला कुल बल उस आवेश पर अलग अलग
अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है, ठीक है ना। उनके वेक्टर सम के बराबर होता है नेट फोर्स। ये बेटा अध्यारोपण का सिद्धांत हुआ आपके सामने, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद। अब है बेटा सतत आवेश वितरण, यानी कि आवेश का बंटना। अब आवेश डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, अलग अलग वस्तुओं पर किस प्रकार से आवेश बढ़ता है, अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो यदि किसी वस्तु पर आवेश का वितरण एक समान हो तब यह सतत आवेश वितरण कहलाता है। यानी आवेश अगर एक जैसा बटे तो इस तरीके के वितरण को हम क्या कहते हैं, सतत आवेश वितरण कहते हैं बेटा, ठीक है ना। और यह बेटा 3 प्रकार से होता है। वैसे कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। एक रैखिक तरीके से हो सकता है, एक पृष्ठ पर हो सकता है और एक आयतन पर हो सकता है, ठीक है ना। तो पहले हम पढ़ेंगे रैखिक आवेश वितरण। रैखिक आवेश वितरण, तो पहला क्या है रैखिक आवेश वितरण। रैखिक आवेश वितरण में बेटा अगर जब आवेश किसी रेखा पर या किसी तार पर बंटता है इस तरीके से एक समान रूप से बंटना ही क्या होता है, एक समान रूप से बंटना ही सतत आवेश वितरण होता है। लेकिन रैखिक आवेश वितरण होता है रेखा पर आवेश का फैलना। रेखा मतलब तार के ऊपर आवेश का फैलना। यदि किसी तार पर आवेश एक समान रूप से फैला है तो उसे रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। रैखिक आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है बेटा। यानी तार के ऊपर अगर ये बटेगा तो इसी को हम क्या कहेंगे, रैखिक आवेश वितरण कहेंगे, ठीक है। इसी को हम रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। तार के ऊपर आवेश का बटना ही रैखिक आवेश वितरण कहलाता है, ठीक है। अब जरा समझें ध्यान से एक बात। वो बात क्या कि जैसे समझ लीजिए आपके पास में कोई एक तार है। आपके पास में कोई एक क्या है बेटा, तार है इस तरीके से, और इस पर जो आवेश आपने दिया वो इस पर एक समान रूप से फैल गया, जिसी की वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, सतत वितरण का कौन सा प्रकार हो गया, रैखिक आवेश वितरण। अब देखिए इसकी जो एकांक लंबाई है, एकांक का मतलब होता है 1 मीटर लंबाई। कितनी लंबाई बेटा, 1 मीटर लंबाई के ऊपर जितना आवेश होगा, यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो हम मान लेते हैं 1 मीटर है बेटा। कितनी है, 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर के ऊपर जितना आवेश उपस्थित होगा उसे हम इसका कहेंगे रैखिक आवेश घनत्व। जैसे हम लैम्डा से लिखते हैं बेटा, लैम्डा बराबर होता है Q/L, Q/L, ठीक है ना। जैसा कि देखिए कह रहे हैं हम आपसे, क्या कह रहे हैं कि तार की एकांक लंबाई पर, एकांक मतलब 1 मीटर, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। और इसमें एक लाइन बढ़ा लेंगे कि इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं, इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं बेटा, ठीक है ना। और बाकी की सूत्र इसका ये है। इसके बाद इसका बेटा सूत्र नोट करेंगे आप लोग, उसके बाद में आगे चलेंगे, ठीक है ना। तो इसका सूत्र आप लिखेंगे लैम्डा बराबर Q/L, और इसमें साथ ही साथ जानकारियां ऐड करेंगे कि यह अदिश राशि है। यह कैसी राशि है बेटा, यह अदिश राशि है, यह अदिश राशि है, क्योंकि इसमें केवल परिमाण ही परिमाण होता है, अदिश राशि है। अगर इसके हम मात्रक की बात करें बेटा तो देखो मात्रक बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। वो मात्रक है Q का आवेश, मतलब यानी कि आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और इस लंबाई का मात्रक होता है बेटा मीटर, यानी कूलाम प्रति मीटर इसका मात्रक हो जाता है। और इसके साथ ही साथ हम विमीय सूत्र की बात करेंगे, ठीक है, विमीय सूत्र। इसको बेटा इसी तरीके से नोट करेंगे, पहले परिभाषा नोट करेंगे पूरी, इसके बाद इसे नोट करेंगे। बाकी नोट्सों के लिए आप जो है फ्री मटेरियल में देख सकते हैं, नोट्स भी बेटा वहाँ आप जा करके पढ़ सकते हैं, नोट्स भी वहाँ पर डले हुए हैं, ठीक है ना।
तो विमीय सूत्र अगर हम इसका लिखेंगे तो कूलाम यानी आवेश का क्या होता है AT और लंबाई का होता है बेटा L। लिखने का तरीका पहले m को लिखते हैं, फिर l को, फिर t, फिर a। तो पहले l को लिखेंगे तो 1 पावर नीचे है बेटा, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। t का पावर 1 है और a का पावर भी 1 है, तो l माइनस 1 T1 A1 इसका विमीय सूत्र है। ठीक है, तो ये था बेटा रैखिक आवेश वितरण। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बेटा पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण यानी किसी भी पृष्ठ के ऊपर आवेश का एक समान रूप से वितरण होना ही क्या कहलाता है, पृष्ठ आवेश वितरण कहलाता है। यदि किसी वस्तु के पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से फैला है तो उसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, यहीं पर इस बात को हम फिर से ऐड करेंगे। क्या बात हमें ऐड करनी है बेटा, वो बात ये है कि आपके पास में मान लीजिए कोई पृष्ठ है, पृष्ठ में बेटा पृष्ठ किसे कहते हैं, अगर आपसे कोई पृष्ठ की ही परिभाषा पूछ ले तो पृष्ठ होता है वो जिसमें सिर्फ और सब लंबाई और चौड़ाई शामिल होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पृष्ठ कहते हैं। ठीक है ना, पृष्ठ कहते हैं। इसमें बेटा ऊंचाई नहीं शामिल होती, इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई ही क्या होती है, शामिल होती है, उन्हें हम पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, सरफेस कहते हैं उन्हें, और जिनमें ऊंचाई भी शामिल हो जाती है उन्हें बेटा आयतन कहते हैं। अब देखिए अगर हम इस पर आवेश डालें बेटा, तो इस पर आवेश डालने पर जो आवेश एक समान रूप से फैलेगा, एक समान रूप से जो आवेश फैलेगा बेटा, इसी को हम कहेंगे पृष्ठ आवेश वितरण। इसी को हम क्या कहेंगे बेटा, पृष्ठ आवेश वितरण हम इसे कहेंगे। अब देखिए अगर इसका हम जो एरिया है वो एरिया हम ले लें 1 मीटर स्क्वायर। कितना ले लें, 1 मीटर स्क्वायर, मतलब इसी को बोलते हैं हम एकांक। इसी को हम बोलते हैं एकांक। 1 मीटर स्क्वायर ले लें, 1 मीटर स्क्वायर मतलब एक स्क्वायर ले लें जिसकी लंबाई 1 मीटर हो और चौड़ाई भी 1 मीटर हो। एक वर्ग ले लें जिसकी लंबाई 1 मीटर हो और चौड़ाई भी 1 मीटर हो। ठीक है, तब उसका जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा बेटा 1 वर्ग मीटर। ठीक है ना, तो एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को ही हम क्या कहते हैं, देखिए कि पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। यानी एकांक क्षेत्रफल पर, किसी भी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर यानी 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर जितना चार्ज होगा बेटा, उसी को हम कहेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है ना, 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर। इसको बेटा हम सिग्मा से लिखते हैं। इसमें ये लाइन आप बढ़ा लेंगे यहीं की यहीं, कि इसे सिग्मा, ये बेटा जो साइन है आपके सामने, इसको बोलते हैं हम सिग्मा। इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं, इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं बेटा। ठीक है बेटा जी, इसको सिग्मा से व्यक्त करते हैं। और बाकी की जानकारी आगे देखें आप। बाकी की जानकारी क्या है, अब इसके बारे में हमें इसका सूत्र लिखना है, इसका मात्रक लिखना है, कैसी ये राशि है, इसका विमीय सूत्र लिखना है। ये जानकारी अभी हम लोगों को देना बाकी है। तो क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर यानी कि अब Q/A। ठीक है, यानी कि आप सीधा सीधा फंडा समझ लीजिए, अगर A का मान 1 हो जाएगा बेटा जी, तो सिग्मा का मान सीधा सीधा Q के बराबर हो जाएगा। 1 का भाग देंगे Q में तो Q ही रह जाएगा, सिंपल। तो यानी कि सीधा सीधा 1 मीटर स्क्वायर पर जितना आवेश है वही आपके लिए पृष्ठ घनत्व है। ठीक है ना, इस तरीके से। अब समझे बेटा जी, क्या इसका पहले नंबर के ये है अदिश राशि है, यह भी कैसी राशि है, अदिश। यह अदिश राशि है। और इसका अगर हम मात्रक की बात करें, इसका मात्रक तो आप बता ही सकते हैं। पहले आवेश का मात्रक बताएंगे, फिर क्षेत्रफल का बताएंगे। आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा, कूलॉम होता है, कूलॉम। और क्षेत्रफल का मात्रक बेटा मीटर स्क्वायर, मीटर पे वर्ग। क्योंकि लंबाई और चौड़ाई होती है, 2 तरीके की लंबाई हो जाती है, एक लंबाई हो जाती है, एक चौड़ाई। चौड़ाई भी एक तरीके से लंबाई है बेटा, तो 2 हो जाएंगी तो मीटर इंटू मीटर यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा बेटा। विमीय सूत्र की अगर हम बात करें, विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र सिंपल तरीके से आप लिख सकते हैं। कूलाम होता है आवेश का मात्रक, तो आवेश का विमीय सूत्र AT और लंबाई का होता है बेटा L। लिखने का तरीका पहले M, फिर L, फिर T, फिर A। L को ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएंगी पावर, T पे 1 है, A पर 1 है।
तो सिंपल तरीका है L-2 T1 A1। इसको ऐसे भी लिख करके दे देते हैं MCQ के अंदर, M0 L-2, क्योंकि M इसमें है नहीं तो उस पर 0 लगा दिया, बात वही के वही है। ठीक है ना, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो बेटा नोट करते चलेंगे, आप इसे भी नोट कर सकते हैं और इसे भी आप नोट कर सकते हैं, और इससे पहले जो रेखीय आवेश घनत्व था इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, देन इसके बाद हम आगे बात करते हैं। आगे फिर से बात आई बेटा किसकी, आयतन आवेश वितरण की। अब आप समझ ही गए होंगे आयतन आवेश वितरण क्या होता है। यदि आवेश किसी ठोस वस्तु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से फैला हो, क्या हो, फैला हो, तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं, जब जो है आवेश एक समान रूप से आयतन के अंदर फैला हो। ठीक है ना, फिर से वही बात कि एकांक आयतन के आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। यानी कि एकांक आयतन पर जितना भी क्या होगा, जितना भी आवेश होगा उसे हम आयतन आवेश घनत्व कहेंगे। और इसमें एक लाइन बढ़ाएंगे बेटा कि इसे रो से व्यक्त करते हैं, रो से, इस चिन्ह का नाम है रो, से व्यक्त करते हैं। इसको बेटा रो से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और जानकारी हम यहाँ से इसके बारे में जुटाएंगे बेटा, और बाकी की जानकारी यहाँ से आप नोट करेंगे। क्या है वो जानकारी कि इसको हम रो से अगर हम व्यक्त कर रहे हैं तो इस तरीके से देखो बेटा, एकांक आयतन में मतलब कैसे, देखिए आपके सामने एक क्यूब है। ठीक है, आपके सामने ये एक क्यूब है, ये रहा बेटा क्यूब। इस तरीके से ये क्यूब है बेटा, और इस क्यूब के अंदर एक छोटा क्यूब लीजिए जिसका कि आयतन ही कितना है, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब। ठीक है, इसके अंदर एक छोटा सा क्यूब बनाइए आप इस तरीके से। ठीक है ना, देख लेना इतनी अच्छी मेरी ड्राइंग नहीं है, मतलब यहाँ पर एक छोटा सा क्यूब आप लोगों को तैयार कर लेना है, बहुत ही छोटा सा। ठीक है ना, जिससे कि ऐसा जिसका कि आयतन 1 मीटर क्यूब हो। बेटा आयतन के अंदर ऊंचाई भी शामिल हो जाती है ना, इसलिए मीटर पे क्यूब आ गया। 3 लंबाइयाँ हो गई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों की तीनों का मात्रक मीटर ही होगा। तो ये होता है बेटा रो बराबर क्यू अपॉन ए, रो बराबर क्यू अपॉन ए इसका वो जो है सूत्र होता है। ठीक है ना, और यह भी बेटा आदेश राशि है, सॉरी ए नहीं, ए क्यों आएगा, ये तो क्षेत्रफल है ना। अब आएगा रो बराबर क्यू अपॉन वी, वी आता है बेटा आयतन। ठीक है, यह है अदिश राशि है, यह अदिश राशि है, यह अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है बेटा, मात्रक अब आप बता ही सकते हैं, मात्रक जो है इसका होगा, इसका मात्रक कूलाम तो हो गया आवेश का मात्रक ऊपर कूलाम, और यहां पर कितना हो जाएगा बेटा आयतन का, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ये इसका बेटा मात्रक हो जाएगा, और यहीं से इसका विमीय सूत्र भी बन जाएगा। विमीय सूत्र क्या होता है बेटा इसका, इसका विमीय सूत्र होता है, कूलाम का तो हो जाएगा 80 और लंबाई का हो जाएगा L क्यूब। ठीक है बेटा, ऊपर ले जाएंगे तो L पे घात -3, A पे तो 1 है ही है, मगर पहले T लिखेंगे बेटा, T पर 1 फिर A पर 1, ये लिखने का तरीका है। ये इसका विमीय सूत्र हो जाता है। तो आप इन बातों को नोट कर सकते हैं सबके सबको, और इसको बेटा याद भी करेंगे, इसको याद भी करेंगे, और साथ ही साथ इसको भी इसी के नीचे नोट करेंगे, 1 बाय 1 डेफिनेशंस को आप नोट करेंगे। ठीक है ना, नोट करने के लिए आप जो है नोट्सों में जा करके देख सकते हैं, नोट्सों को आप डाउनलोड करके वहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसके बाद क्या टॉपिक है बेटा। अब आया असली मजा। ठीक है, अब आया असली मजा। क्या, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से स्टार्टअप हो जाएगा अच्छे खासे तरीके से चैप्टर का। ठीक है ना,
शुरुआत तो वहीं से था हालांकि, लेकिन यह है कि यहाँ से अब ये विद्युत क्षेत्र आपको मिल गया, अब आगे तक विद्युत क्षेत्र ही चलता रहेगा। ठीक है, तो क्या होता है बेटा विद्युत क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र है बेटा किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है बेटा जी, यानी कि देखिए कोई एक आवेश है Q, कोई एक आवेश है Q। अब इसके चारों तरफ यहां तक अगर हम मान लीजिए कोई अन्य आवेश लेकर के आते हैं Q नॉट। ठीक है, अब अगर ये आवेश प्लस है, Q नॉट प्लस ही होता है, जिसको हम कहते हैं परीक्षण आवेश, जिसको हम क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश। ठीक है, तो Q नॉट जो है वो है बेटा परीक्षण आवेश, और ये पहले से एक आवेश यहाँ पर रखा हुआ है। इसके चारों तरफ कहीं पर भी हम इस Q नॉट को लेकर के आए तो ये प्लस का है ऑलरेडी, ये भी प्लस का है बेटा। तो क्या होगा बेटा जी, सीधा सीधा फंडा है, ये प्लस और ये भी प्लस, तो ये प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर बेटा जी माइनस का अगर आवेश रखा हुआ होता, यहाँ पे कौन सा आवेश रखा हुआ होता बेटा जी? माइनस का रखा हुआ होता, तो जितने फील्ड में जहां तक ये आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा वहीं तक ही क्या होगा बेटा? विद्युत क्षेत्र होगा। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से इसको याद कर सकते हैं आप, बहुत ही सरल तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। वो क्या है कि किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी कि वहां तक का क्षेत्र जहां जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है बेटा, जहां तक करेगा। अभी मैंने इसका क्षेत्र यहां तक बनाया है, हो सकता है ये क्षेत्र आगे तक भी हो सकता है, हो सकता है और भी आगे तक हो सकता है। जहां तक भी ये आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा, सिंपल, वहीं तक ही बेटा विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है बेटा जी, नोट कर सकते हैं साथ ही साथ। आगे देखेंगे, आगे है बेटा विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं क्या है बेटा, जरा समझेंगे विद्युत बल रेखाओं के बारे में। यानी कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोला जाता है बेटा इनको, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है बेटा? विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोणीय वक्र है जिस पर गति करने के लिए स्वतंत्र पृथक्करण धन परीक्षण आवेश चलता है। पृथक्करण का मतलब हो गया अलग, यहां पर आप लिख सकते हैं क्या? अलग। एक अलग धन आवेश या धन परीक्षण आवेश चलता है। देखिए जैसे कि मैं अभी यहां पर मैं बात कर रहा था ना इस तरीके से कि ये Q नॉट कौन था? धन परीक्षण आवेश है, इसी को बोलते हैं परीक्षण आवेश या धन परीक्षण आवेश। ये हमेशा ही प्लस का होता है। ठीक है, तो जहां पर ये आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है बेटा, वहां विद्युत बल रेखाएं होती हैं और ये उन्हीं के ऊपर ही चलता है। ठीक है ना, तो विद्युत बल रेखाएं क्या है बेटा? विद्युत बल रेखाएं या विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोणीय वक्र है जिस पर गति करने के लिए स्वतंत्र अलग धन परीक्षण आवेश चलता है, जिस पर गति करता है आपका धन परीक्षण आवेश। ठीक है ना, जैसे कि ये Q आवेश है प्लस का, तो इसके चारों तरफ बेटा कौन निकलेंगे? इसके चारों तरफ निकलेंगी विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से। काफी घनी होती हैं मगर एक दूसरे को टच भी नहीं करती सर, एक दूसरे को काटती भी नहीं है। अगर हम यहाँ पर कोई Q नॉट लेकर के आए और यहाँ पर हम इसको रखें तो यहाँ पर किसका अनुभव करेगा? विद्युत क्षेत्र का। इन शॉर्ट आप ये कह लीजिए जो बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती हैं उन्हें विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है ना, ऐसे करके कह सकते हैं वे काल्पनिक रेखाएं, ये सरल हो जाएगा आपके लिए, वे काल्पनिक रेखाएं, वे काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र का निरंतर क्या करती हैं बेटा? प्रदर्शन करती हैं, प्रदर्शन
करती हैं। ठीक है, ये सरल हो जाएगा आपके लिए। विद्युत बल रेखाएं कौन कौन होती हैं बेटा? काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिनका कार्य क्या होता है? विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करना उनका कार्य होता है। ठीक है ना? तो आसान था ये बहुत ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। आगे देखते हैं इसके बाद। आगे है बेटा के विद्युत बल रेखाओं के गुण। अब इसके बेटा गुण सुनेंगे आप, क्या क्या गुण होते हैं इनमें। पहला है कि विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। यानी कि हमेशा ये धन आवेश से बेटा उत्सर्जित होंगी और ऋण आवेश पर क्या हो जाएंगी? ये समाप्त हो जाएंगी। विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है ना? देखिए जैसे कि ऐसे समझ लीजिए कि ये रहा बेटा प्लस क्यू आवेश और ये रहा बेटा जी माइनस क्यू आवेश। यहाँ से बल रेखाएं चली इस तरीके से वक्रीय होती हैं, थोड़ी सी घुमावदार होती हैं इस तरीके से। वक्रीय का मतलब ही होता है घुमावदार, इस टाइप से। ठीक है ना? कुछ इस टाइप से ये रेखाएं होती हैं। चित्र दिख रहा है ना बेटा अच्छे से? ठीक है, एक दूसरे को काटती नहीं है बिल्कुल भी, इस तरीके से और ऊपर होते हुए, इस तरीके से और ऊपर होते हुए। ठीक है ना? तो ये बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, इन पर किसी भी बिंदु पर खींचा गया जो है स्पर्श रेखा, कोई भी बिंदु ले लीजिए और उस पर हम स्पर्श रेखा खींच दें। भाई इनका काम क्या होता है? विद्युत क्षेत्र को दिखाना। और किसी भी बिंदु पर आप जो है बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचे इस तरीके से, तो इस बिंदु पर ये जो स्पर्श रेखा है ये इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को ये व्यक्त करता है। ठीक है बेटा, देखो मैं फिर से खींचता हूँ स्पर्श रेखा। ठीक है ना? ये बहुत सारी लाइनें हो गई, एक सिंपल सी भाषा में समझिए आप इस तरीके से। सिंपल सी भाषा में समझेंगे बेटा कि जैसे कि आप एक ही पॉइंट ले लीजिए, एक इस तरीके से, ये प्लस क्यूब है और ये माइनस क्यूब है। ठीक है बेटा? और यहाँ से ये रेखा गई। अब इसका काम ही क्या होता है? विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करना। अब यहाँ पर अगर मैं बेटा एक स्पर्श रेखा खींच देता हूँ कुछ इस तरीके से, तो ये स्पर्श रेखा किसको दिखाएगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा को। ये हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है ना? यानी कि आप कहीं पर भी स्पर्श रेखा खींचेंगे इस पर रेखा पर, वहां आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा देखने को मिलेगी बेटा जी। ठीक है ना? फिर तीसरा पॉइंट है बेटा, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं? उसका रीजन ये है बेटा, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक अन्य रेखा और है इस तरीके से जो इसको काट रही है, एक अन्य रेखा और है, ये कलर नजर नहीं आ रहा है, मैं दूसरा ले लेता हूँ। एक अन्य रेखा और हमने ले ली इस तरीके से, मान लीजिए जो इसको काटते हुए जा रही है, जो इसको काटते हुए जा रही है, तो कटान बिंदु पर इस तरीके से अब मैं इस पर स्पर्श रेखा खींचूंगा बेटा जी, तो वो किस तरफ जाएगी? इस तरफ, ऊपर की तरफ। ठीक है ना? कुछ इस तरीके से रेखा निकल रही थी ये इस तरीके से, और इस बिंदु पर अगर मैं अब देखना चाहूं कि किस तरफ जाएगी बेटा स्पर्श रेखा, तो वो जाएगी इस तरफ। ब्लैक वाली इस साइड जा रही है, रेड वाली ऊपर की साइड जा रही है। यानी कि एक ही बिंदु पर बेटा विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, ये भी विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाएगी। तो एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की बेटा दो दिशाएं नहीं हो सकती, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है? ऐसा संभव नहीं है, इसलिए ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। ठीक है? विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि एक दूसरे को काटने की स्थिति में ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी, जो कि विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को व्यक्त करेंगे, जो कि संभव नहीं है। यानी एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी बेटा, और जैसा कि ये संभव नहीं है। अगला है, प्रबल विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के जो है संकट होती हैं, संकट नहीं समीप होती। एक मिनट, प्रबल विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के सन्निकट होती हैं। सन्निकट क्या होती है? इसको काट करके आप कर लेना, सन्निकट होती है। सन्निकट मतलब बहुत नजदीक होती हैं बेटा। सन्निकट मतलब कि बहुत ही नजदीक होती हैं, बहुत ही नजदीक होती हैं बेटा।
सनिकट का मतलब क्या है? बहुत नजदीक होती हैं, सनिकट। ठीक है ना? यानी कि जहां पर प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा वहां पर विद्युत बल रेखाएं बहुत ही निकट होंगी, बहुत ही नजदीक होती हैं, तथा जहां विद्युत क्षेत्र निर्बल होता है वहां विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर दूर होती हैं। देखिए आप यहाँ पर ये फिगर देख रहे होंगे, जितना ये यहाँ पर नजदीक है उतना विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, जितना ही आप दूर चलते जाएंगे विद्युत बल रेखाएं खुलती जाएंगी। ठीक है ना? वहां पर विद्युत बल जो है विद्युत क्षेत्र धीमे होगा, बहुत ही हल्का होगा। यानी कि अगला है विद्युत क्षेत्र अनुदैर्ध्य दिशा में विद्युत बल रेखाएं सिकुड़ती हैं। ठीक है? और इसी कारण विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? आकर्षित करते हैं। यानी कि जितना ये क्या होती चली जाएंगी, अनुदैर्ध्य स्थिति में चलती जाएंगी, ऐसे ऊपर की साइड चलती जाएंगी, तो ये सिकुड़ती जाएंगी ऐसे, जिसके कारण ये एक दूसरे को दोनों आवेश, यानी कि ये माइनस का है और ये प्लस का है, जिसके कारण ये एक दूसरे को आकर्षण करेंगे या एक दूसरे को आकर्षित ये करते हैं। ठीक है? विद्युत बल रेखाएं किसी चालक से होकर नहीं गुजरती हैं। विद्युत बल रेखाएं किसी चालक से होकर के नहीं गुजर सकती हैं। ठीक है बेटा? अब आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वही तक हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र यानी किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, वहां तक विद्युत क्षेत्र होता है, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र होता है। अब उस विद्युत क्षेत्र में ही जहां पर की धनावेश उपस्थित है, देखिए ये रहा क्यू और ये रहा क्यू नॉट। अब ये आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो अनुभव करेगा क्यू नॉट, जिसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं बेटा, ये जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण का ये जो अनुभव करेगा, तो ये एक बल का ही तो अनुभव करेगा। तो जितने ये बल का अनुभव करेगा, हल्के का कम का करेगा तो कम विद्युत क्षेत्र, ज्यादा का करेगा तो ज्यादा विद्युत क्षेत्र। तो इसके मान को ही, जो बल जो लगेगा उस बल के मान को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिए बेटा जी, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश या धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल के बराबर होती है। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किसके बराबर होती है बेटा? जो आपका धन परीक्षण आवेश है, धन परीक्षण आवेश के ऊपर विद्युत क्षेत्र में जितना बल लगेगा, चाहे ये आकर्षण का अनुभव करे चाहे ये प्रतिकर्षण का अनुभव करे, तो जितने बल का ये अनुभव करेगा उस बल के मान को ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसका सूत्र होता है E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। ठीक है? क्योंकि देखो Q का मान अगर मैं बेटा 1 कर देता हूं, 1 का मतलब हो जाता है एकांक, और एकांक करने पर ही बेटा E का मान किसके बराबर हो जाएगा? E का मान हो जाएगा F के बराबर। इसके बराबर हो जाएगा F के बराबर। तो यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से लिखते हैं, ये बात भी आप साथ ही साथ नोट कर सकते हैं। इसे E से व्यक्त करते हैं। ठीक है? इसे E से व्यक्त करते हैं बेटा। तो E किसके बराबर हो जाएगा? F के बराबर। Q का मान जैसे 1 हो जाएगा, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो विद्युत बल होता है उसी के मान को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है ना? यह बेटा सदिश राशि है, यह सदिश राशि है, यह सदिश राशि है। ठीक है ना? यह सदिश राशि है। और अगर इसके मात्रक की हम बात करें तो इसका मात्रक बेटा, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा? कूलाम। न्यूटन अपॉन कूलाम। यहीं से बेटा हम विमीय सूत्र भी इसका बना सकते हैं, विमीय सूत्र। और बेटा विमीय सूत्र क्या होता है? बल का विमीय सूत्र लिखेंगे MLT माइनस 2 और इसका क्या होता है? AT। तो M पहले लिखते हैं, फिर L लिखते हैं, फिर T की एक पावर नीचे है, ऊपर जाएगी 2, माइनस की 1 हो जाएगी, -2 पहले से है, -3 हो जाएगी। एक पावर एक ही यहाँ पर है बेटा, ऊपर ले जाएंगे तो एक पावर माइनस की हो जाएगी। M1 L1 T-3 A-1 इसका विमीय सूत्र है। ठीक है बेटा? और यह बेटा सदिश राशि है। अगर सदिश है तो इसमें डायरेक्शन भी होगी, सदिश है तो देखो इसमें डायरेक्शन भी होगी। जाहिर सी बात है, प्लस से ये उत्पन्न होती हैं
और माइनस पर ये बल रेखाएं क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, प्लस से उत्पन्न होती हैं और माइनस पर समाप्त हो जाती हैं। और विद्युत बल रेखाएं करती क्या है बेटा, ये करती हैं विद्युत क्षेत्र का ही प्रदर्शन। और विद्युत क्षेत्र का अलग अलग जो मान होंगे, जो लगने वाले बल होंगे इस पर, परीक्षण आवेश पर अलग अलग जगहों पर लगने वाला जो बल होगा, उस मान को ही हम क्या कहेंगे, जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसकी डायरेक्शन हम यहीं से बता सकते हैं बेटा, यहीं से हम इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं। वो क्या होगी डायरेक्शन, कि धनावेश की वजह से विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं, तो धनावेश के कारण तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा बाहर की ओर, बाहर की ओर। और जो ऋणात्मक आवेश होता है बेटा माइनस क्यू, इस पर ये बल रेखाएं क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। इस कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो होगी अंदर की ओर, या यूं कह लीजिए माइनस क्यू की ओर, अंदर की ओर, अंदर की ओर। डायरेक्शन की हमें जरूरत है, तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन बाहर की ओर और माइनस के कारण अंदर की ओर। ठीक है बेटा जी, ये था टॉपिक, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। ठीक है ना। तो आज हमने इस वीडियो में बेटा यहाँ तक की बात करी, और मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। और किसी भी प्रकार की किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। बोर्ड की तैयारी अच्छे से करेंगे, सीरियस होकर के करेंगे, ध्यान से करेंगे, मेहनत से, लगन से करेंगे। ठीक है बेटा। और किसी भी तरीके की परेशानी के लिए हमारी टीम को कांटेक्ट करेंगे, आपको नोट्स भी हम प्रोवाइड कराएंगे, सारा मटेरियल हम आपको देंगे, मॉक टेस्ट भी आप लोगों को करवाएंगे बेटा, और मॉक पेपर भी करवाएंगे आप लोगों को। तैयारी बहुत अच्छे से कराएंगे, यानी कि आपको 90 से 95% तक लेकर के हम जाएंगे। ठीक है बेटा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।